आज के इस कहानी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहानी बहुत अच्छी है, कहानी को पूरा ज़रूर सुनें आप सभी। कहानी अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दीदी को जब पता चला कि वह गर्भवती है तो खुशी के मारे आंसू आ गए। उन्हें रोकना भी तो संभव नहीं था। जिस स्त्री ने शादी के 10 साल बाद तक निसंतान बांझ जैसी उपमाओं के पारिवारिक व सामाजिक तीर बाढ़ झेले हों, जिसकी अपनी आत्मा मातृत्व को तरस गई हो, आज इस खबर से सारे दुख के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। वो सामाजिक और पारिवारिक अपमान का स्थान सम्मान लेना चाहता हो, वो क्षण अंततः सुखद आभास देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी अपने ही कोख में पल रहे अपने प्रतिबिंब के प्रति उमड़ता मातृत्व भाव, जो स्त्री को अपने आप में पूर्णता की अथाह खुशी देता है। दीदी स्वभाव से बहुत धर्म वाली थी। न जाने इतना कुछ सहने की शक्ति उनमें कहाँ से पैदा होती रहती थी। परिवार भी भरा पूरा, एक बड़ी ननद जो शहर में ही ब्याही गई थी, एक देवर देवरानी जिसके शादी के भर बाद ही एक पुत्र रत्न पैदा होने से परिवार की दुलारी व सारे दिन बच्चे में लगे रहने से काम न करने का बहाना। उसकी शादी दीदी से साल भर बाद हुई थी और इस समय उनके 3 बेटे हैं। दीदी को हर समय घर की चक्की में पिसते रहना, सबकी फरमाइशों पूरी करने के साथ हर समय यह भी सुनना कि इसके बच्चा नहीं है, इसे तो फुर्सत ही फुर्सत है। एक बार दीदी देवरानी के रोते बेटे को चुप कराने लगी, जो किसी हाल में चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय बाहर से आती ममता तुरंत अपने बेटे को दीदी की गोद से खींचते हुए बोली, भाभी जी आप तो घर के काम ही किया करें, ये आपके बस का नहीं है। इतने में सास बोल पड़ी, बच्चे की माँ को ही बच्चे की ज़रूरत का पता चलता है कि उसे कब क्या चाहिए या कोई परेशानी है। बच्चा पालना कैसा होता है बच्चा होने से ही पता चलता है। एक बार तो दीदी की सास की एक सहेली उनके घर आई और उन्होंने दीदी की सास को सलाह दी, अजी बड़ी बहू को पटाकर लिखवा लो कि मैं बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं हूँ और अनिल की दूसरी शादी कर दो। इसका क्या है, घर में पड़ी रहेगी रोटी कपड़े में, सारा दिन घर का काम करती रहेगी। और हमारे ये तो कहते हैं कि घर से बाहर निकलते समय बाँझ मिले तो भली पर बाज न मिले। दीदी ने चाय की ट्रे लाते हुए उनकी सारी बातें सुन ली। अब तो उसके पैरों तले धरती ही खिसक गई। कौन था जो उसके मन की व्यथा को समझता, उसे गले से लगाता, जब जीजा जी ही उसके दुख दर्द को नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि वो भी तो अपने माता पिता के श्रवण कुमार जो ठहरे, बीबी की आवश्यकताओं और परेशानियों से दूर। पर औरत का यह रूप देखकर मेरा मन ग्लानि से भर उठा। सच आज औरत की दुर्दशा करने वाली औरत ही है और कोई नहीं। लेकिन मैं भी लाचार दीदी की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। बस उनके दुख दर्द को सुनकर एहसास भर कर लेती थी और जब तक उन्हें हिम्मत दिलाती रहती, हर बार यही कहती रहती, दीदी सब दिन एक से नहीं होते, हर रात के बाद भोर की एक नई किरण आती है। मैं दीदी की छोटी बहन अनु, मेरी शादी 2 वर्ष पूर्व रोहन आईएएस के साथ हुई थी। संयोग से 4 माह पूर्व ही रोहन का तबादला भी यहीं हो गया था। मैं भी जबलपुर कॉलेज से त्यागपत्र देकर यहीं गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्य करने लगी थी। मेरे यहाँ आने के बाद दीदी बहुत संतुष्ट नज़र आती थी और इस खबर के बाद तो वह हमेशा मुझसे कहती रहती थी कि अनु तेरे कदम तो मेरे लिए बहुत मुबारक हैं। दीदी की 2 माह बाद ही मैंने भी कंसीव कर लिया था। मेरा व दीदी का मिलना होता रहता था। न जाने ये बदलाव स्वार्थवश अस्थाई या अस्थाई था।
एक दिन हम दोनों का खाना दीदी के घर था। खाने के बाद बस यूं ही गपशप होती रही। दीदी की सास बोली, अनु तुम्हारी दीदी भी तुम्हारा साथ देने के लिए इतने समय से प्रतीक्षा कर रही थी। और हाँ अनु, अब तो तुम्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों अम्मा जी? जो महिलाएं नौकरी करती हैं वह बच्चे नहीं पाल सकती या घर के काम नहीं संभाल सकती, और दीदी वाली गलती मैं नहीं कर सकती। हमारे माता पिता ने कितनी मुश्किलों में भी हमें शिक्षित कर अपने पाँव पर खड़ा किया, और हम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। वैसे दीदी ने भी अपनी खुशी या मजबूरी में जो भी हो नौकरी छोड़ने का निर्णय गलत ही लिया। दीदी की सास बोली, अरे बच्चे होंगे तब पता चलेगा। मैंने हंसते हुए ममता दीदी की ओर देखकर कहा, क्यों अम्मा जी? ये ममता दीदी जो आए दिन शॉपिंग का शौक़ पूरा करती हैं, उतना समय नौकरी में पूरा किया जाए तो क्या बुराई है? उस दिन के बाद से दीदी की सास व देवरानी मुझसे खुश नहीं रहती थी, पर अब वह दीदी को अक्सर कहती कि तुम्हारी बहन बहुत तेज है। न जाने मुझे क्यों मुझे पुरुषों की अपेक्षा नारी द्वारा नारी के अधिकारों का हनन अधिक कष्टप्रद लगता था। और यह सच भी है, जब भी पुरुष वर्ग नारी का शोषण करता है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष नारी का ही हाथ नज़र आता है। मुझे याद है दीदी जब छोटी थी तो हर समय माँ कहती रहती थी, तुम घर के बाहर खेलने नहीं जाओगी, और दीदी हमेशा इस बात पर खींचती थी कि भैया जाएगा और मैं नहीं क्यों, जबकि वो तो घर का काम भी नहीं करता है और बाहर खेलने भी जाता है। जब 9वीं कक्षा में आई तो पढ़ने में होशियार होने पर भी कला विषय ही दिलाया गया, क्योंकि विज्ञान या वाणिज्य जिन स्कूलों में थे उनमें सह शिक्षा थी। मेरी माँ इस बात के लिए कभी राजी नहीं थी, इसीलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें लड़कियों के कॉलेज में ही प्रवेश दिलाया। और तो और माँ के ढेर सारे नियमों के तहत, जैसे और नहीं हंसना, जवाब नहीं देना, भैया के दोस्तों से ज़्यादा हंसकर नहीं बतियाना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बैठना, देर तक नहीं सोना, और भी न जाने क्या क्या। वर्षों औलाद न होना भी माहौल कुछ ऐसा बना दिया था कि पहला लड़का ही होना चाहिए। दीदी को यह आशंका भी बेचैन किए रहती थी, अब क्या होगा अगर लड़की हो गई तो फिर मुझे सास व इनके अपमान की भोग्या बनना पड़ेगा। आखिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। दीदी ने एक बहुत सुंदर बिटिया को जन्म दिया। मैं व रोहन दीदी से अस्पताल में मिलने गए। मुझे देखते ही दीदी मुझसे लिपट कर रोने लगी। वह बोली, भगवान ने इतने वर्षों बाद मेरी गोद भरी, वह भी बिटिया से जो घर वालों को कतई पसंद नहीं। मैंने कहा, हद हो गई दीदी, आप भी ऐसी बात कर रही हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने इतनी प्यारी बेटी दी है, और बेटी तो माँ की सबसे अधिक हमदर्द होती है। वह तो सब सही है अनु, यूँ तो मैं बेटी पैदा कर बहुत खुश हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं इस बेटी को परिवार व समाज में सम्मानजनक स्थान दिला पाऊँ, और यह भी साबित कर सकूँ कि बेटी भी माँ बाप का नाम रोशन करती है। अरे वाह दीदी, आज मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दीदी ने बिटिया के होने के साथ ही अपने अंदर इस संकल्प को बल दिया है। रोहन भी बोल उठे, आज दीदी आप में पैदा हुए इस आत्मविश्वास को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतने में दीदी की सास आई और मुझे देखकर बड़ी रुबासी सी आवाज़ में बोलने लगी, इतने सालों बाद बच्चा हुआ, वो भी लड़की। मैं तुरंत बोल उठी, अम्मा जी, अपनी 2 बुआओं के बाद तो घर में इतने सालों बाद भतीजी आई है, आपको तो खुश होना चाहिए। 2 माह पश्चात ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया, पर कसक सी थी कि दीदी की इस बार बेटा हो जाए तो शायद उन्हें अपने सास ससुर से सम्मानजनक स्थान मिल जाएगा। किसी भी कीमत पर दीदी को दिलाने की इच्छा के समय के साथ बलवती होती जा रही थी। मेरा बेटा 3 वर्ष का हो चुका था। एक दिन दीदी के घर आई, दीदी आप अस्पताल चलेंगी? दीदी परेशान होती हुई बोली, क्या हुआ तुझे? अरे दीदी परेशान मत हो, थोड़ा चेकअप कराना है। दीदी ने बताया, अनु मुझे भी दिखाना है, 15 दिन ऊपर हो गए हैं, किंतु विशेष परेशानी नहीं, बस थोड़ी कमजोरी सी लगती है। मैंने मजाक किया, क्यों दीदी, इस बार दोनों की तारीख एक ही आएगी क्या? डॉक्टर ने दोनों का मुआयना किया, बड़े ही आश्चर्य से बोले, क्या बात है, दोनों के बीच बस हफ्ते का ही फर्क है, क्या योजना प्रेगनेंसी है? मैंने कहा, डॉक्टर साहब ऐसी बात तो नहीं, महज एक इत्तेफाक पर सुखद है। अब मैं अक्सर दीदी को याद दिलाती रहती थी, देखना दीदी, इस बार आपको बेटा और मेरी बेटी होगी। दीदी के घर जाती, उनके ससुराल वाले व जीजाजी के साथ हमेशा शर्त लग जाया करती कि इस बार दीदी को बेटा ही होगा।
यह सुनकर उनके परिवार वाले खुश हो जाया करते। इस बार भी हम डिलीवरी के लिए अपने मायके निश्चित समय पर पहुंचे। निश्चित समय पर हम अस्पताल पहुंच गए। भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे बेटी और दीदी को बेटा हुआ। मैं व दीदी 2 माह बाद अपने अपने घर चली गई। रोहन व उसके माता पिता बिटिया से बहुत खुश थे। हमारा तबादला हो गया था, वह अगले हफ्ते ही हमें जाना भी था। मुझे व दीदी दोनों को ही एक दूसरे से बिछड़ने का दुख था, पर जाते जाते दीदी की बिटिया प्रतिज्ञा के पैदा होने के समय उठे उनके मन के संकल्प याद दिला उस पर अमल करते रहने की सलाह दी। समय अपनी गति से व्यतीत होता रहा और समय के साथ ही बच्चे भी बड़े होते गए। चारों बच्चे पढ़ने में होशियार थे। बढ़ती उम्र व पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण और रोहन के साथ 3 साल बाहर चले जाने से दोनों बहनों को आपस में मिले व दिल की बातें किए एक जमाना गुजर गया था। दीदी के पत्रों से इतना अवश्य पता चलता था कि जैसे दीदी में अब पहले वाली बात नहीं है। अब उन्होंने अपने परिवार में अपनी इज्जत स्वाभिमान बनाने के साथ बच्चों को भी बड़ा संस्कारी, शिक्षित व स्वयं के प्रति बच्चों में एक श्रद्धा केंद्रित की थी। एक दिन सुबह सुबह पेपर पढ़ा तो मारे आश्चर्य व खुशी से आंखों में आंसू लिए चिल्ला पड़ी। रोहन नहा रहे थे। बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से ही पीट पीट कर कहने लगी, रोहन सुनो, कितनी बड़ी खुशखबरी है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जल्दी बाहर आओ। रोहन घबराए से आधे नहाए बाथरूम से निकले और पूछा, क्या हुआ। यह देखो पेपर की खबर। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रतिज्ञा शर्मा पिता अनिल शर्मा आईआईटी में प्रथम स्थान पर रही। रोहन ने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए कहा, हाँ अनु, यह सच है। हमारी प्रतिज्ञा बेटी ही आईआईटी में प्रथम है। तुम्हें उसकी तस्वीर देखकर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, शायद इसलिए कि तुम्हारी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे हैं। अनु आंसू पोंछते हुए अपने को संयत करते हुए बोली, मेरी खुशी की मारे यह स्थिति है तो दीदी जीजाजी की स्थिति मेरी कल्पना से बाहर है। आज उसके दादी बाबा के पैर जमीन से न जाने कितने ऊपर उठ गए होंगे। रोहन मेरी स्थिति बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। उन्होंने कहा, दीदी को फ़ोन लगाओ और बोलो हम 1 घंटे बाद रवाना होकर शाम तक खुद पहुंचकर प्रतिज्ञा को बधाई देंगे। यह ऑफिस जाकर कुछ ज़रूरी काम देखकर छुट्टी लेकर आने को कह गए थे। मैंने शीघ्रता से अपने व इनके कपड़े लगाए। कुछ लोगों के फ़ोन आए व कुछ को समाचार दिए और रवाना हो गए। हम लोगों के तबादले जल्दी जल्दी होने की वजह से दोनों बच्चे हॉस्टल में थे, उन्हें भी समाचार दिया। सच, दीदी ने प्रतिज्ञा के होने के समय जो प्रतिज्ञा की उसके पूरे करने में भाग्य ने साथ दिया। बेटियां पिता व परिवार के दिल की दुनिया में थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमां ही तो चाहती हैं। यदि उन्हें उनका अधिकार मिल जाए, प्यार मिल जाए तो उनके नाम से भी पिता की पहचान बन सकती है। क्यों रोहन, यह सच है ना। रोहन जोर से हंसे और बोले, मैडम आप शरीर से यहाँ और मन से दीदी व प्रतिज्ञा से बातें कर रही हैं। मुझसे तो तुमने इतनी देर में किसी तरह की बातचीत की ही नहीं कि मैं तुम्हें कोई जवाब देता। अनु मुस्कुराते हुए झेप गई। रात 8 बजे हम दीदी के घर पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले दीदी बाहर आ गई थी। बस में वह दीदी एक दूसरे से ऐसे गले लगे कि मन की सारी खुशी सारी बातें मानो इस उपलब्धि की बधाई भी एक दूसरे को इन आंसुओं से ही देना चाहते थे। इतने में प्रतिज्ञा बोली, मौसी आप सारी बातें इस तरह करेंगी या मुंह से भी कुछ कहेंगी। प्रतिज्ञा की मधुर आवाज़ ने तो आकर्षित किया ही, साथ ही उसे मैं एकटक निहारती रही। कितनी सुंदर लग रही थी। प्रतिज्ञा के चेहरे पर विश्वास की चमक, सादगी की खूबसूरत अदा, शालीनता से पहने लिबास पर मैं लंबे लंबे बालों की चोटी। क्या इसी लड़की ने आईआईटी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। उसने मेरे पैर छुए व आशीर्वाद में उसे अपने सीने से लगाया और गौरवान्वित महसूस किया। एक नारी की उपलब्धि ने संपूर्ण नारी को सम्मानित किया है। आज प्रतिज्ञा की उपलब्धि ने सारे परिवार की धारणा बदल दी। अतः इस परिवार में आने वाली पीढ़ियों तक लड़की को अभिशाप नहीं माना जाएगा। आज जीजाजी भी बोले। प्रतिज्ञा के साथ साथ उसकी माँ भी बधाई की पात्र है। इतने में दीदी की सास भी बोल पड़ी, भाई अगर बेटियां ही ऐसी होनहार निकल जाए तो बेटों के लिए परेशान क्यों होना पड़े। अम्मा जी आप यह बात आज कह रही हैं। जिस दिन प्रतिज्ञा पैदा हुई थी सबसे ज़्यादा दुख आपको ही था। उसके पिता व दादा तो उसे एक माँ देखने भी नहीं आए थे। मेरी व प्रतिज्ञा के आप लोगों के उपेक्षापूर्वक व्यवहार से अनु ने अपनी जान पर खेलकर सामान्य प्रसव को भी ऑपरेशन से करवाकर आपकी दूसरी पोती के बदले अपना बेटा मेरी गोद में डाला। दीदी की यह बात सुनकर सबके साथ मैं भी अवाक रह गई, पर अनायास मेरे मुंह से निकला, नहीं दीदी नहीं, यह सच नहीं है। आज मुझे बोलने दे।
अरविंद वर्मा, मुझे डॉक्टर माथुर से सब पता चल गया है। आज हमारे परिवार व समाज को भी पता चले कि एक नारी के प्रति नारी सम्मानजनक स्थिति पैदा कर उसे खुशी भी दे सकती है। नहीं दीदी, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ था। मुझे अपना परिवार पूरा करने के लिए प्रतिज्ञा जैसी सुंदर बिटिया चाहिए थी। परिवार के सभी लोगों की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ साफ देखे जा सकते थे। तो कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ पहले की वीडियोज़ पड़ी हैं, आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।